हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस लेक्चर में राघवेंद्र सर लेकर आए हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिससे आने के चांसेस ज्यादा हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो आपके पूरे सिलेबस का चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ आपके अच्छे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो अगर मैं इस सेशन को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो सर क्वेश्चन आपके कौन कौन से होंगे। तो आपको शुरुआत में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और आखिरी में आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि टॉप 50 में मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो एक सिंगल वीडियो में आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चले स्टार्ट करें। अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वीडियो को आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख लेना, है ना। अगर समय बचाना है तो स्पीड बढ़ाकर 1.5x पे देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला वीडियो मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये जैसा मैंने कहा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब किसी नैरो बीम, व्हाइट लाइट की एक नैरो बीम किसी ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, इसे क्या कहेंगे? बताइए जरा, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अरे बहुत सिंपल सा है, आपने देखा होगा कि जब प्रिज्म से लाइट पास होती है व्हाइट लाइट तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। एग्री करते हैं कि नहीं, है ना। तो वो 7 कलर कंपोनेंट जो है ये किसके कारण? तो आंसर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डिस्पर्सन। ठीक है, और जो 7 कलर मिलते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर, है ना। सबसे नीचे आपको बेस ऑफ प्रिज्म के में क्या मिलेगा? वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड, तो ये होगा आपका सीक्वेंस विबग्योर, है ना। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन आई लेंस, है ना। ह्यूमन आई लेंस यानी आंखों के अंदर जो हमारा लेंस है वो रेटिना पे जो इमेज बनाता है उसकी कौन सी खासियत नहीं है? नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहला, इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या ये बात करेक्टर है? हाँ है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। हाँ ये भी करेक्टर है। इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। जी हाँ, हमारे रेटिना पे जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। फिर डी लिखा है इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। इरेक्ट इमेज मतलब वर्चुअल इमेज। क्या रेटिना पे वर्चुअल इमेज बनता है? नहीं, तो ये आपका करेक्टर नहीं है। तो अगेन आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई? रेटिना पे जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, रियल बनता है और रेटिना पे बनता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये खासियत नहीं थी तो हमने डी ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको यहां ह्यूमन आई का डायग्राम दिखाया है और इसके कुछ पार्ट्स को लेबल कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। जैसा ये x है, ये y है, ये वाला पार्ट x है ना, ये आपका y है। ठीक है, ये आपका v है, ये आपका z है। तो x y v z। अब इसमें से पूछा है कि इन चारों में से ये जो 4 लेबल पार्ट है ना, इसमें से वो पार्ट कौन सा है जो मस्कुलर डायफ्राम की तरह है, जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब आपने अगर ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ा है तो ह्यूमन आई के पार्ट्स का फंक्शन, आंखों में जो डिफरेंट पार्ट्स है ना उनके फंक्शन जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ह्यूमन आई का वो पार्ट कौन सा है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। तो क्या ये Z आइरिस है? नहीं। क्या ये Y आइरिस है? नहीं। क्या ये X आइरिस है? नहीं। क्या ये V आइरिस है? जी हाँ, तो V आपका आंसर है। V कहां दिया था? A ऑप्शन में। तो हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A होगा। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, यानी ये जो पार्ट है, ये आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। प्यूपिल का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा ये आइरिस कंट्रोल करेगा। और आइरिस मस्कुलर डायफ्राम की तरह होता है, यानी मसल्स का बना होता है। तो ये आपका जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपने ये देख रहे हो ना, ये देखो, ये बीच में जो ब्लैक पोर्शन है ये प्यूपिल है
और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ये आइरिस है। तो प्यूपिल का साइज किस पे डिपेंड किया? आइरिस पे डिपेंड किया ना। आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होता है। तो ये आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हो ये आइरिस है ना, और ये जो ब्लैक कलर का है ये प्यूपिल है। तो यही चीज ध्यान रखना, ये ब्लैक प्यूपिल है, ये प्यूपिल है और ये आइरिस है। तो आइरिस किसको कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल के साइज को, जो कि आप यहां देख पा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। In the diagram given below, X and Y are the end colors of the spectrum of white light. The color Y represent. यहां आपको प्रिज्म दे रखा है ना। बस इस बार डायग्राम में प्रिज्म उल्टा है और ये आई व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का प्रिज्म क्या करेगा? डिस्पर्सन करेगा। तो व्हाइट लाइट 7 कलर में क्या हो जाएगा? स्प्लिट। अब 7 कलर में स्प्लिट होगा तो प्रिज्म के बेस के करीब कौन सा होगा? वॉयलेट होगा, है ना। और सबसे दूर कौन सा कलर होगा? रेड होगा। भाई एंड कलर्स क्या हैं? विबग्योर में अगर मैं एंड कलर देखूं तो एक तरफ एंड कलर में कौन है? वॉयलेट है और एक तरफ एंड कलर रेड है। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी? वॉयलेट में। तो बेस के करीब कौन होगा? वॉयलेट। तो जो आपका एक्स है, जो एक्स है वो तो वायलेट कलर का है और जो वाई है वो रेड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? द कलर ऑफ वाई। तो वाई का कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वाई का कलर रेड है और रेड ही कलर तो डेंजर सिग्नल के लिए यूज करते हैं, खतरे का निशान बनाने के लिए रेड कलर यूज करते हैं। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखना, डिस्पर्सन में प्रिज्म का जो बेस है उसके करीब कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। यानी वॉयलेट को क्या पसंद है? बेस पसंद है। किसका? प्रिज्म का। यानी सबसे ज्यादा बेंडिंग सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे झुक कौन जाता है? वॉयलेट। और रेड में सबसे कम बेंडिंग, मिनिमम बेंडिंग रेड कलर, मैक्सिमम बेंडिंग वॉयलेट कलर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। द इमेज शोज द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन ए प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अरे बहुत इजी, ये व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म ने क्या किया? डिस्पर्सन। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी? वॉयलेट में। सबसे नीचे वॉयलेट। सबसे कम बेंडिंग किस में होगी? रेड में, है ना। तो रेड सबसे ऊपर। अब बीच का कलर, तो ऑप्शन के हिसाब से वॉयलेट और रेड के अलावा कौन सा कलर दिया है? ग्रीन दिया है। तो ये जो बचा हुआ ग्रीन कलर हो गया। तो एक्स आपका वॉयलेट है, तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। एक्स वॉयलेट, वाई आपका ग्रीन और जेड आपका रेड। आंसर होगा बी ऑप्शन, है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपने सही कंसेप्ट बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, क्लासरूम के लास्ट बेंच पे वो बैठा है, कैन रीड द लेटर्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। और लास्ट बेंच पे बैठकर दूर जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है उस पे जो लेटर लिखा हुआ है वो देख पा रहा है। कैन रीड यानी दूर का दिख रहा है उसे, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटेन इन हिज टेक्स्ट बुक। लेकिन लास्ट बेंच पे बैठ के जो उसके हाथ में किताब है, किताब में जो लेटर लिखा है वो नहीं दिख रहा। तो किताब पास हुई ना, तो यानी पास का नहीं दिख रहा। तो दूर का दिख रहा है उसे, पास का नहीं दिख रहा। तो ऐसा कब होगा? पास का तब नहीं दिखेगा जब उसका नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाएगा। दूर का तब नहीं दिखता जब फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता। लेकिन यहां पास का नहीं दिख रहा। पास का नहीं दिख रहा मतलब हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है। तो यहां नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। बी ऑप्शन गलत। द फार पॉइंट से लेना ही देना नहीं है। आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन नॉट रीड द लेटर्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब सिचुएशन पलट दी, अभी भी लास्ट बेंच पे बैठा है लेकिन अब ब्लैक बोर्ड पे जो लेटर्स है वो नहीं दिखाई दे रहे। कैन नॉट रीड द लेटर्स रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड, लेकिन जो किताब में लेटर दिखाई दे रहे हैं वो उसको दिख रहे हैं। तो यानी किताब तो पास में है, तो किताब के जो लेटर्स हैं वो अगर वो रीड कर पा रहा है यानी उसे पास का दिखाई दे रहा है, अब उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 के कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है।
तो इस केस में उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा। तो दूर का कब नहीं दिखता है? मायोपिया में। क्या होता है मायोपिया में? फार पॉइंट आंखों के करीब आ जाता है। तो नियर पॉइंट वाला आंसर तो वैसे ही गलत होगा। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम। हाँ, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन दिया है ना, दोनों सिचुएशन पे क्वेश्चन कराया। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायग्राम में ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो इसके लिए आपको लाइट का डायरेक्शन देखना होगा कि लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है कि राइट से लेफ्ट जा रही है। तो एरो देखो, एरो आपको क्या बता रहा है? एरो ये बता रहा है कि लाइट जो है वो आपकी राइट से लेफ्ट जा रही है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये एमर्जेंट रे। अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल पी है ना, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होगा पी। नॉर्मल के साथ एंगल है ना, प्रिज्म के साथ एंगल क्यू नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल। ठीक है। फिर एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो एमर्जेंट रे ये है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये रहा नॉर्मल। तो ये जो एंगल है वाई, ये आपके एंगल ऑफ क्या है? ये आपकी एंगल ऑफ एमर्जेंस है वाई। और एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, तो वो है जेड। तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? जेड। तो पी वाई जेड इज द आंसर। कहां दिया है पी वाई जेड? सी ऑप्शन में दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि लाइट का डायरेक्शन चेक कर लो। ठीक है। अगर लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होता तो फिर ये इंसिडेंट रे हो जाती और ये एमर्जेंट रे हो जाता, तब y आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और p आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाता और एंगल ऑफ डेविएशन वही z का z होता। तो मैंने दोनों सिचुएशन बता दी, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चले आगे, चलो। फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज शोन बिलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? अब देखो ये पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो फिर आपने क्यों दिया सर? इसलिए क्योंकि यहां लाइट का डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहां देखो डायरेक्शन क्या है, तो यहां अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है ना। तो फिर आपका ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एमर्जेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया एम, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस। और इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बना जेड, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक्स एम जेड, एक्स एम जेड कहां है? एक्स एम जेड आपका डी ऑप्शन में है। तो यहां आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन और इसका पिछला क्वेश्चन दोनों एक जैसा था, बस हमने डायरेक्शन बदल दिया था लाइट का। ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि एक प्रिज्म है एबीसी और उस एबीसी प्रिज्म का जो बेस है वो बीसी है और उसको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया है, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी थोड़ा टिल्ट कर दिया गया और उस पर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया। तो इसमें से किस डायग्राम में आपको यह बताना है कि डिस्पर्सन के बाद टॉप से, ऊपर से तीसरा कलर जो होगा वो कलर होगा जो स्काई का कलर है। तो पहले तो थोड़ा डिकोड कर लो, स्काई का कलर क्या होता है? स्काई का कलर तो सर ब्लू होता है। तो टॉप से, डिस्पर्सन के बाद टॉप से यानी ऊपर से तीसरा कलर ब्लू होना चाहिए। तो जरा पहले केस में देखो, ये लाइट आई, हाँ सर ये लाइट आई, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, हाँ स्प्लिट हो जाएगी। तो सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऊपर से तीसरा कलर क्या होगा? सबसे ऊपर रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो। तो इस केस में टॉप से थर्ड कलर येलो है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां देख लेते हैं, ये लाइट रे आई, व्हाइट लाइट है ना, ये रिफ्रैक्ट हुई और फिर 7 कलर में क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। अब यहां बेस क्या है? बेस ये है, तो बेस के करीब कौन सा होता है? वॉयलेट। तो यहां वॉयलेट ऊपर होगा, यहां रेड नीचे होगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बेंडिंग तो वॉयलेट में ही होगी।
तो ये वॉयलेट, फिर उसके नीचे इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहां टॉप से तीसरा कलर देखो, टॉप से पहला कलर वॉयलेट, दूसरा कलर इंडिगो, तीसरा कलर ब्लू। अरे यार यही तो क्वेश्चन में पूछा था। तो इस केस में आपका आंसर सही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी या सेकंड। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो ये मत कहना कि सर यहां तो सबसे ऊपर वॉयलेट चला गया और सबसे नीचे रेड। अरे बेटा तो प्रिज्म भी तो उल्टा कर दिया हमने। वॉयलेट को आपको याद रखना हमेशा प्रिज्म के बेस के करीब होता है, जिधर भी बेस होगा उधर वॉयलेट होगा। जैसे यहां अगर देख लो इस केस में, तो यहां लाइट ये ऐसे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और फिर ये ऐसे 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, तो बेस के करीब कौन होगा, वॉयलेट। यहां भी बेस के करीब कौन होगा, वॉयलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको यहां एंगल 1 और एंगल 2 का नाम बताना है। तो सारे क्वेश्चन डिस्पर्सन पे है, तो डिस्पर्सन पे जितनी वैरायटी बन सकती है सब करा दे रहा हूं। इसी में से बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो पूछ लेगा, तो आपका आंसर सही निकलेगा क्योंकि आप तो सॉल्व कर रहे हो। चलो, तो ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे ने ये डॉट डॉट क्या है, नॉर्मल, ये डॉट डॉट क्या है, नॉर्मल। तो ये जो एंगल 1 है ये इंसिडेंट रे ने बनाया ना, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एमरजेंट रे है, तो एमरजेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया एंगल 2, ये एंगल ऑफ एमरजेंस। तो आपका आंसर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पाथ ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डायग्राम किस चीज का, प्रिज्म से जो लाइट गुजरती है उस लाइट का जो पाथ है, उस पाथ का जो डायग्राम है वो सबसे बेस्ट किससे बताया गया है। दो ऑप्शन तो आपको, अब जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना, तो कभी कभी अगर आपको नहीं समझ में आए तो एलिमिनेट कर दो कि क्या नहीं हो सकता, तो पता चल जाएगा क्या हो सकता है। अब यहां देखो एक गलती है बी ऑप्शन में, पी क्यू आर एस। क्यू में गलती है क्या, व्हाइट एंटर करेगी तो क्या व्हाइट बाहर निकलेगी, नहीं, व्हाइट कलर को तो 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है प्रिज्म। तो व्हाइट एंटर करेगी तो व्हाइट बाहर नहीं निकलेगी, बाहर कौन से कलर निकलेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो यहां तो व्हाइट भी निकला था बाहर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां व्हाइट गई, व्हाइट बाहर आई, नहीं हो सकता। यहां व्हाइट गई और बाहर निकली वॉयलेट और रेड, लेकिन गलती यह है कि प्रिज्म के बेस के करीब रेड है, सबसे ज्यादा तो बेंडिंग वॉयलेट में होती है, तो ये गलत। लेकिन ऊपर वाले में बिल्कुल सही है, बेस के करीब कौन है, वॉयलेट, सबसे कम डेविएशन रेड, तो ये आपका सही है पी। और पी किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो इसका मतलब आपका केवल पी सही है, ओनली पी, तो ए ऑप्शन सही होगा, है ना। हाँ सर है, सही कह रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी डिस्पर्सन पे है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। खिड़की, घर में खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है। अब आपने खिड़की के सामने रख दिया प्रिज्म, तो व्हाइट लाइट आएगी। सन में कौन सी लाइट होती है, व्हाइट लाइट। फिर ये प्रिज्म उस व्हाइट कलर को क्या करेगा, डिस्पर्स कर देगा। फिर तो कलर बाहर निकलेंगे 7 कलर, वो 7 कलर आपको यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये 7 कलर आपको दिखेंगे। तो व्हाट वुड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। तो इस एक्सपेरिमेंट से कौन सा नेचुरल फिनोमिना समझ में आया, तो सफेद कलर का 7 रंगों में डिस्पर्स हो जाना, ऐसा नेचर में कब होता है, जब इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से रेनबो का फॉर्मेशन क्लियर हो रहा है। तो यहां क्या आंसर होगा, द कॉज ऑफ रेनबो, ये क्लियर हो रहा है। What would this observation help us to understand? तो रेनबो को अगर समझना है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होना है, तो आप इस ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं, है ना। कि जैसे यहां प्रिज्म ने लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दिया, ठीक उसी तरह पानी की बूंदें सनलाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देती हैं, जिससे वो 7 कलर रेनबो के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो यहां आंसर क्या होगा, अरे सर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14। यहां क्या पूछा है, यहां भी आई पार्ट्स को लेबल कर दिया गया है, एक्स, वाई, वी, जेड, और पूछा है कि इनमें से
कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है, फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। यानी इमेज रेटिना पे बन सके उसके लिए फोकल लेंथ को, अपने फोकल लेंथ को थोड़ा एडजस्ट करता है। तो वो पार्ट कौन है जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है? तो फोकल लेंथ किसका होता है? लेंस का। तो यहां लेंस को किससे दिखाया गया? एक्स से। तो फिर आंसर क्या होगा? एक्स, जो कहां है? बी में। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो वो ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जो अपने फोकल लेंथ को फाइनर एडजस्ट करता है? एडजस्ट मतलब कम ज्यादा करता है, वो फोकल लेंथ है। ठीक है, सॉरी, वो लेंस है, ह्यूमन आई का लेंस है जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, कम ज्यादा करता है, ताकि पास और दूर दोनों डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई दे सके। तो ये आपका जो एक्स है वो एक्चुअली में क्या है? लेंस। ठीक है, ये लेंस है। ठीक है, और इसको इस काम में मदद कौन करता है? सीलरी मसल्स। ये भी बता दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया, बी है ना? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। देखो, रात को जब आप चांद देखते हो ना, जैसे मान लो ये मेरी जो मुट्ठी है, फिस्ट, ये चांद है। तो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो यहां एक बल्ब लगा है, बल्ब से रोशनी आई, हाथ पे टकराई और हाथ पे टकरा के कैमरा में जा रही है। और कैमरा में, अब आप समझ लो कि आप कैमरा से मुझे देख रहे हो, तो आपको हाथ का ये हिस्सा दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां रोशनी चांद की नहीं, सन की रोशनी टकराकर आपके आंखों में जा रही है। तो ये क्या हो गया? फार साइड। क्या हो, सॉरी, ये क्या हो गया? ये नियर साइड हो गया। ठीक है, चांद का ये कौन सा हो गया? नियर साइड। लेकिन आपको वो हिस्सा, रात को आपको चांद का नियर साइड दिख रहा है, लेकिन आपको पिछला हिस्सा तो दिख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां तो लाइट पड़ी नहीं रही है, तो वो हो गया आपका क्या? फार साइड। तो चांद के भी दो हिस्से होते हैं। जो रात को हमको चांद दिख रहा है वो नियर साइड का हिस्सा दिख रहा है, और चांद का वो हिस्सा जो पीछे छिप गया है वो फार साइड है। तो पूछा है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट चांद के फार साइड पर खड़ा होकर आसमान को देखेगा तो आसमान कैसा नजर आएगा? आप ही बताओ। चांद पे आप फार साइड खड़े हो जाओ या नियर साइड खड़े हो जाओ, चांद पे एटमॉस्फेयर है? नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। अब लाइट की स्कैटरिंग होती तो आसमान नीला दिखता। अब चांद पे लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो चांद से आसमान काला दिखाई देगा। तो यहां आंसर क्या होगा? यहां आंसर होगा कि जो चांद से आसमान काला नजर आएगा। चाहे आप चांद के फार साइड पे खड़े हो जाओ या चांद के मून के नियर साइड पे खड़े हो जाओ, आपका आंसर यही होगा, ब्लैक। फार साइड और नियर साइड से फर्क थोड़ी पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि एटमॉस्फेयर है या नहीं। अब चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो मून पर कहीं भी आप खड़े हो जाओ, आप आसमान देखोगे काला नजर आएगा। और अगर इसी को ऐसे हाइपोथेटिकल बना दिया जाए कि अगर आप अर्थ पे हो और अर्थ से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए तो आसमान कैसा नजर आएगा? ब्लैक। अभी ब्लू नजर आता है, क्यों? क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, पार्टिकल्स हैं जो लाइट की, सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 डन। अरे मैंने ये वाला टिक कर दिया ना, ब्लैक होगा। ठीक है, ये वाला होगा, एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। हाँ, ये ऑप्शन होगा, मैंने ये वाला टिक कर दिया। तो रीजन क्या है? कि रीजन है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलो, अब 15 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव थे, फिर मैंने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव के बाद क्या कराऊंगा? असर्शन रीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन। क्या लिखा है? असर्शन में लिखा है कि प्रेस बायोपिया अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। सही लिखा है क्या? बताइए। और रीजन में लिखा है कि प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग बाइफोकल लेंस। सही लिखा है क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही लिखा है बच्चा। अरे उम्र के साथ हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, यानी डिमिनिश हो जाती है, और सीलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसके वजह से हमें ना बुढ़ापा में ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, और इसी को प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। तो ये तो ट्रू लिखा है, सही लिखा है। और रीजन में क्या लिखा है? कि प्रेस बायोपिया को हम बाइफोकल लेंस से ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल।
लेकिन प्रेसबायोपिया को हम बाइफोकल लेंस से ठीक कर सकते हैं। क्या ये रीजन है कि हमें मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं? नहीं, सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, इसका रीजन है उम्र, एज बढ़ गई। ये थोड़ी आंसर है कि बाइफोकल लेंस। तो इसीलिए दोनों ट्रू तो है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमने आंसर क्या टिक कर दिया? बी। चलो 17 पे चलते हैं। व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू बैंड ऑफ कलर्स व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। रीजन में क्या लिखा है? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू प्रिज्म। व्हाइट कलर जब प्रिज्म से पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। बिल्कुल सही लिखा है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, यानी जो 7 कलर होते हैं वो बराबर बेंड नहीं होते, अलग अलग एंगल पे बेंड होते हैं। कोई ज्यादा बेंड होता है, कोई कम बेंड, इसीलिए अलग अलग दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही, यही तो एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या होगा? यहां आंसर ए होगा। यहां बी लिखा है ना गलती से, आंसर ए होगा। ठीक है, चल बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। स्टार ट्विंकल करते हैं, उसके पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट है। क्या ये बात सही है? गलत। क्यों गलत सर? अरे सनलाइट नहीं, स्टार ट्विंकल करते हैं तो उसके पीछे स्टार लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इंक्लूडेड है। सनलाइट, अगर सन की लाइट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसका, तो सन ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। लेकिन हमको ट्विंकल करते हुए तारे नजर आते हैं, क्योंकि तारों की लाइट यानी स्टार लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो ये गलत हो गया। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हुआ, एक ही ऑप्शन होगा, क्या? डी। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स हो जाए, नहीं तो बाकी 3 ऑप्शन में असर्शन ट्रू होता है। यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। रीजन देख लेते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर bends starlight towards the normal. The apparent position of star is slightly different from its actual position. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से मीडियम, एयर की जो मीडियम है एयर, उसका जो डेंसिटी है बढ़ते जाता है। तो लाइट हमेशा किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो स्टार की जो पोजीशन, इमेज बनती है, वो उसके एक्चुअल पोजीशन पे ना बन के कहीं और बनती है। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। सही है क्या? हाँ, अरे बहुत ऊपर उड़ोगे, इतना ऊपर कि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जैसे एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट को आसमान नीला नहीं काला दिखता है। क्यों? क्योंकि जिस ऊंचाई पे वो है वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो लाइट की स्कैटरिंग कहां होगी? नहीं होगी, तो काला दिखेगा। तो ये ट्रू है। रीजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही हो, यही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। इतने हाई एल्टीट्यूड जहां एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, और लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो आसमान काला ही नजर आएगा ना। तो बस सही एक्सप्लेनेशन लिखा था। चलो नेक्स्ट, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। कर्वेचर में, लेंस के कर्वेचर में अगर चेंज किया जाए तो उसके वजह से फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। और फिर रीजन लिखा है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द सिलरी मसल्स। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्यों सर? अरे लेंस का कर्वेचर कौन चेंज करता है? सिलरी मसल्स ही तो चेंज करती है। यहां क्या लिखा था? कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय सिलरी मसल्स, गलत लिखा था। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 21, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। उम्र के साथ जो हमारे आंखों में लेंस है जो प्रोटीन का बना होता है, वो प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट ठीक वैसे ही जैसे कच्चे अंडे को उबाल दो तो प्रोटीन इकट्ठे हो जाने के कारण आपने देखा होगा कि जो कच्चा अंडा में लिक्विड होता है, लेकिन वही लिक्विड जब आप बॉयल करते हो तो वही लिक्विड
कोगुलेट कंडेंस होकर सॉलिड हो जाता है। ठीक वैसा ही हमारे आंखों के लेंस में होता है, वो भी प्रोटीन का बना है। उम्र के साथ वो भी कंडेंस हो जाता है तो सफेद रंग का क्लाउडी हो जाता है, तो आपको मोतियाबिंद हो जाता है जिसमें आंखें सफेद नजर आने लगती हैं, और मोतियाबिंद को ही कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। कैटरेक्ट कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अगर आपको कैटरेक्ट होगा तो आपका देखने की जो कैपेसिटी है या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या पार्शियल। पार्शियल मतलब थोड़ा कम दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन क्या ये रीजन है कैटरेक्ट का? नहीं, कैटरेक्ट का ये रीजन तो नहीं है। हाँ कैटरेक्ट में ऐसा होता है, लेकिन वो रीजन थोड़ी है। कैटरेक्ट का रीजन है कि लेंस का मिल्की हो जाना, कोगुलेट हो जाना लेंस के प्रोटीन का। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। नेक्स्ट, इन ए मायोपिक आई, मायोपिया ऐसी आंखें, ऐसे पर्सन जिसको मायोपिया है, इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो मायोपिया में इमेज कहां बनता है? रेटिना के सामने। हाँ ट्रू। रीजन, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। हाँ, लेकिन मायोपिया में रेटिना के फ्रंट में इमेज बनता है, क्या इसलिए हम मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं? क्या रीजन ये है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पर। ए व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म splits into component color as such that red light emerges nearest to the base of prism। गलत है कि सही है? आप ही बताओ। क्या डिस्पर्सन के बाद प्रिज्म से जब लाइट निकलती है, 7 कलर निकलते हैं, तो प्रिज्म के बेस के करीब कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। यहां क्या लिखा था? रेड। तो ये हो गया फॉल्स। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हुआ, कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू होना चाहिए। देख लो, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन अदर कंपोनेंट कलर्स। हाँ, 7 कलर, विबग्योर में जो 7 कलर हैं, उन 7 कलरों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का। ठीक है, और इसीलिए रेड कलर कम डेविएट करता है। वॉयलेट कलर ज्यादा क्यों डेविएट करता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा डेविएट करेगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम डेविएट करेगा। ठीक है, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। सही है क्या? हाँ, कोलाइडल पार्टिकल्स, जैसे आपने देखा होगा कि एक अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दो, तो सन की लाइट आएगी, तो रोशनी को ध्यान से देखना, उसमें धूल, डस्ट पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, और लाइट का रास्ता, पाथ नजर आएगा। अगर बंद अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दो, रोशनी आ रही है, तो रोशनी का रास्ता नजर आएगा। यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हवा में जो पार्टिकल्स थे उसने लाइट को क्या किया? स्कैटर किया, और इसके वजह से लाइट का रास्ता नजर आया, और रास्ते का नजर आना, लाइट के रास्ते का नजर आना ही टिंडल इफेक्ट है। ट्रू। रीजन, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब जब पार्टिकल्स लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, तो जो पार्टिकल्स का साइज है वो डिसाइड करता है कि स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ऊपर वाली चीज का ये नीचे वाला एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द नेचुरल स्पेक्ट्रम कॉज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रीजन क्या लिखा है? रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ द सन। सन के डायरेक्शन की तरफ रेनबो बनता है। गलत। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट बनता है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखो, जब डिस्पर्सन प्रिज्म से हो रहा था तो व्हाइट लाइट एक लेफ्ट साइड थी, व्हाइट लाइट लेफ्ट साइड थी, और 7 कलर किधर थे? राइट साइड। अब रेनबो की बात करें तो रेनबो में प्रिज्म की जगह क्या आ गया? पानी की बूंद। और व्हाइट लाइट किधर से आएगी? सन से। तो रेनबो किधर बनेगा? जिधर सन है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड बनेगा।
तो यहां क्या लिखा था, यहां ये लिखा था कि रेनबो हमेशा सन के डायरेक्शन की तरफ, जिधर सन है उधर बनेगा, इसीलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। The star sometimes appears brighter and at sometimes fainter, which is twinkling effect. तारे रात में कभी ज्यादा चमकते हैं कभी कम चमकते हैं, यही ट्विंकलिंग इफेक्ट है। बिल्कुल सही, तभी तो कहते हैं टिमटिमा रहे हैं। रीजन क्या लिखा है? द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज वेरिंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स। बिल्कुल सही, यही एक्सप्लेनेशन है। ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी है कि भैया तारों से जो लाइट आती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदलता है। तो जो स्टार की जो इमेज बन रही है, स्टार की जो इमेज बन रही है उस इमेज का पोजीशन भी बदलता है, और इसके वजह से कभी हमारे आंखों में ज्यादा लाइट एंटर करती है कभी कम लाइट, तो ऐसा लगता है फ्लिकर कर रहा है। तो यही रीजन है जिसको हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आंसर ए होगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। ए इज द राइट आंसर, दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ट्रू, आसमान का नीला कलर स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। रीजन क्या लिखा है? वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली रेड लाइट while particles of larger size scatter blue color more। क्या रीजन सही है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो बेटा रीजन जो है वो गलत है। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं या कम वेवलेंथ वाली लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, और जो लार्जर साइज के पार्टिकल हैं वो रेड कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं। लेकिन यहां उल्टा लिखा है, तो आपका रीजन गलत था। रीजन गलत था तो हम असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, इसीलिए सी ऑप्शन टिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 28। मायोपिया डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। मायोपिया एक्सेसिव कर्वेचर आई लेंस के कारण हो सकता है। रीजन, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे भैया ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले का नीचे वाला एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली फार्दर ऑब्जेक्ट्स आर सीन डिस्टिंक्टली। हाँ सही है, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। गलत, असर्शन तो ट्रू है कि हाइपरमेट्रोपिया में आप केवल दूर के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली देख पाते हो, पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। रीजन में लिखा था कि हाइपरमेट्रोपिया को हम डाइवर्जिंग लेंस जिसका एप्रोप्रिएट पावर हो उसको ठीक कर सकते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग नहीं होता। डाइवर्जिंग तो हम मायोपिया को ठीक करने के लिए करते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो रीजन आपका जो है गलत है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा, टिक कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। अगर अर्थ में, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन स्काई वुड लुक डार्क। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय है नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं तो स्काई डार्क। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर इसका रीजन देखा जाए कि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आसमान काला क्यों दिखेगा? इसीलिए कि एटमॉस्फेयर नहीं तो पार्टिकल्स नहीं तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, और वही चीज यहां लिखी है। तो यानी रीजन ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव के बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी कर लिया। तो 15 ऑब्जेक्टिव किए हमने, 15 असर्शन रीजन। अब क्वेश्चन नंबर 31 से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और टोटल हमको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखो क्या लिखा है? ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो जो एनसीईआरटी में ह्यूमन आई का लेवल डायग्राम है वही बनाना है। ठीक है, और फिर ये ह्यूमन आई के 4 पार्ट्स का फंक्शन लिख देना है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? तो डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होगे कौन सा डायग्राम बनाना है। बिल्कुल ये वाला डायग्राम बनाना है।
है ना। और डायग्राम में आपको दिखा देना है कि भैया ये देखो, ये आपका कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये बीच का जो प्यूपिल है, ये लेंस है, ये और ये सिलेरी मसल्स है, ठीक है। फिर लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा है वो एक्वस ह्यूमर है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा है वो वाइट्रस ह्यूमर है। ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है, और बाकी चीजें हमने लिख दी। तो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल ये सब लेबल करना है, ठीक है। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में कॉर्निया, आइरिस, लेंस और सिलेरी मसल्स का फंक्शन पूछा था, तो फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। तो बी पार्ट हम लिख देते हैं, ये रहा बी पार्ट, ये रहा बी पार्ट का आंसर। कॉर्निया, लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। लेंस क्या करता है? लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि इमेज कहां बने? रेटिना पे बने। फोकसेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और सिलेरी मसल्स का काम क्या है? सिलेरी मसल्स का काम है कि जो लेंस के कर्वेचर को या फोकल लेंथ को एडजस्ट करना और लेंस को होल्ड भी करना, पकड़ के रखना। अब देख लो डायग्राम में, खुद देखो डायग्राम में, ये तो लेंस हो गया, लेकिन ये और ये जो सिलेरी मसल्स है इसने ऊपर और नीचे से किसको पकड़ा है? लेंस को पकड़ा है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। अरे सर ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था। हाँ, क्लासरूम की लास्ट बेंच पे बैठकर इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? स्टूडेंट को कौन सी दिक्कत है? तो अगर वो ब्लैक बोर्ड इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पे लिखे लेटर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब कब? जब वो लास्ट बेंच पे बैठा है। तो इसका तो दूर का नहीं दिख रहा है, और दूर का नहीं दिखता है तो बीमारी कौन सी? बीमारी है मायोपिया। तो फिर डॉक्टर क्या एडवाइस देगा? तो यहां पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे? बीमारी का नाम पता चल गया, डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया। तो मायोपिया को ठीक कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस से। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस पहनो। तो डॉक्टर विल एडवाइस स्टूडेंट टू यूज कॉनकेव लेंस एज कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस पहनो, है ना। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। फिर बी में क्या बोला था? ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। तो मायोपिया के डिफेक्ट को करेक्ट करने वाला जो रे डायग्राम है, जो एनसीईआरटी में भी है, वो बनाओ। तो ये डायग्राम आपको बना देना है। ये बी पार्ट का आंसर है। मायोपिया में हमने क्या यूज किया? देखो हमने लिखा भी था कि कॉनकेव लेंस, और यहां आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि कौन सा लेंस यूज हुआ है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ने क्या किया? लाइट रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया। तो जो लाइट रेज पहले मिल जा रही थी वो थोड़ा पीछे मिलेंगी रेटिना पे, तो रेटिना पे इमेज बनेगा। तो ये मायोपिया का करेक्शन वाला डायग्राम है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है, ऐसे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट बी रिकंबाइंड आफ्टर प्रिज्म बी हैज सेपरेटेड देम? ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। एक प्रिज्म ने सफेद कलर को 7 कलर में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब आप उसी 7 कलर से वापस सफेद कलर कैसे पाओगे? उसका रे डायग्राम बनाओ। तो आपको क्या करना होगा? बहुत सिंपल सी चीज है। यही काम आपने, न्यूटन ने भी यही काम किया था। न्यूटन ये सोच रहे थे कि अगर एक प्रिज्म के बगल में उल्टा एक और प्रिज्म रख दूं तो पहले प्रिज्म तो व्हाइट कलर को 7 कलर में स्प्लिट करेगा, और जो दूसरा प्रिज्म है वो 7 कलर को और ज्यादा स्प्लिट कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। न्यूटन तो ये सोच के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हुआ इसका उल्टा कि पहले ने स्प्लिट किया 7 कलर में, और दूसरे प्रिज्म ने उस 7 कलर को वापस से कंबाइन करके व्हाइट बना दिया। तो आपको प्रिज्म ऐसे रखने पड़ेंगे, और इसका जो रे डायग्राम है वो आपका एनसीईआरटी में दिया है, और इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं?
रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो यहां देख रहे हो दो प्रिज्म है और दूसरा प्रिज्म पहले वाले के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड पोजीशन में। तो यहां से व्हाइट लाइट गई, 7 कलर में स्प्लिट हुई और ये वापस से कंबाइन हो गई, तो क्या बन गई? व्हाइट लाइट। तो बाहर भी कौन सा निकला? व्हाइट लाइट निकली। इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। यही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ए पर्सन हैविंग मायोपिक आई यूज द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? लेंस का पावर पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला लगाओ। अब आपको याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो अगर फोकल लेंथ दिया है किसका? मायोपिक आई का, तो पहली बात मायोपिक आई में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है, तो ये माइनस में 50 सेंटीमीटर हो गया। तो मीटर में कितना हो गया? -50, 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर में हो जाएगा। ये आ गया आपका -1/2 मीटर। अब इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दो, तो पावर हो जाएगा आपका 1 अपॉन फोकल लेंथ -1/2 मीटर। तो ये हो जाएगा -2 पर चला जाएगा और ये आ जाएगा डायप्टर। तो ये आ गया आपका आंसर कि अगर किसी को मायोपिया है और वो कॉन्केव लेंस पहन रहा है 50 सेंटीमीटर जिसका फोकल लेंथ है, तो उस कॉन्केव लेंस का पावर कितना होगा? -2 डायप्टर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। ए पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द पावर एंड नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रीस्टोर प्रॉपर विजन? तो नॉर्मल इंसान क्या कर पाता है? 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। तो 25 होता है नियर पॉइंट, इन्फिनिटी होता है फार पॉइंट। लेकिन मायोपिया में, ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल आई, लेकिन मायोपिक आई में क्या होता है? मायोपिक आई में दूर का नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो कम हो जाती है। तो रेंज कम क्यों हो गई? नियर पॉइंट तो अपनी ही जगह था 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो फार पॉइंट है वो आगे खिसक गया, फार पॉइंट आगे खिसक गया। तो अब फार पॉइंट की जो दूरी है कहां से? आई से, वो अब 200 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो पहली रेंज ज्यादा, अब रेंज कम। पहले ऑब्जेक्ट बीच में कहीं भी हो दिखाई देगा, लेकिन अब ऑब्जेक्ट अगर 200 सेंटीमीटर के आगे होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, उसको 25 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो दूर का इसका मतलब नहीं दिखेगा किसको? उस पर्सन को। अब वो पर्सन क्या करेगा? चश्मा पहनेगा, इसमें लेंस यूज करेगा। लेंस कौन सा होगा? कॉनकेव। तो उसका पावर पूछा है, तो कैसे निकालोगे पावर? तो पावर निकालने के लिए आपको चाहिए फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस। तो जब भी मायोपिया का कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल आंखों का जो फार पॉइंट होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। माइनस लेंगे, साइन माइनस लेंगे, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बन जाएगा हमेशा, ऑलवेज। जब भी मायोपिया का केस है आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा मायोपिया के केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा -इन्फिनिटी होगी। और अब आपको चाहिए क्या? इमेज की डिस्टेंस। तो जो मायोपिक आंखों का जो फार पॉइंट है, तो मायोपिक आंखों का ये फार पॉइंट है, ये नियर पॉइंट, तो मायोपिक आंखों का जो फार पॉइंट है वो बन जाएगा इमेज की डिस्टेंस। तो माइनस यूज करना ही, माइनस तो लगाना ही, भूलना मत। तो -200 ये आ गया आपका v। तो इसका मतलब जब भी मायोपिया पे कोई न्यूमेरिकल रहेगा आपको v की वैल्यू दे देगा। अब u ये फिक्स है, हमेशा यही लेना है। अब लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, तो मैं अब दूसरे स्लाइड पर इसको सॉल्व करता हूं। 1/v, v कितना है? -200 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, 1/v - 1/u, u कितना है? -इन्फिनिटी = 1/f।
अब आप ये बताओ, किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो यहां से सीधे सीधे ये पूरा 0 हो गया, तो -1/200 सेंटीमीटर ये आपका 1/f के बराबर आ गया। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? -200 सेंटीमीटर। और मीटर में देखोगे तो ये आ गया -2 मीटर। अभी काम पूरा नहीं हुआ, पावर निकालना है। पावर क्या होता है? 1/f। f कितना है? f कितना है? -2 मीटर। तो ये आ जाएगा माइनस में 1/2 मतलब 0.5 डायप्टर। तो ये आपका पावर आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब आपको बोलना है, पावर तो निकल गया, नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस। तो करेक्टिव लेंस का नेचर, तो नेचर ऑफ लेंस, तो लेंस कौन सा है? कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग? तो वो होता है डाइवर्जिंग। ठीक है? हाँ सर ठीक है। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्या लिखा है क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -2 डायप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज शी सफरिंग फ्रॉम? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस? व्हाट इज द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस? तो एक पर्सन को जो लेंस नीड्स ए लेंस, उसको चाहिए कितने पावर का चश्मा? -2 डायप्टर का चश्मा। तो अगर लेंस का पावर -2 डायप्टर है तो माइनस क्या बता रहा है? लेंस का नेचर। तो माइनस मतलब लेंस कौन सा है? कॉनकेव। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज शी सफरिंग फ्रॉम? तो अगर पर्सन कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है तो पर्सन को कौन सी बीमारी है? मतलब बीमारी मतलब आई डिफेक्ट है। तो कॉनकेव लेंस से कौन सी आई डिफेक्ट को ठीक करते हैं? मायोपिया को। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन? विजन में कौन सा डिफेक्ट है? विजन में मायोपिया। ठीक है? अब फिर क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछा है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो वही फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 1/f। तो f क्या हो जाएगा आपका? 1/p। p कितना है? -2 डायप्टर। तो फोकल लेंथ आपका कितना आ गया? माइनस में 1/2 यानी 0.5 मीटर। और सेंटीमीटर में लिखोगे तो -(100) कर दोगे तो -50 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका फोकल लेंथ, चाहे मीटर में बताओ चाहे सेंटीमीटर में। तो ए और पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस? तो लेंस कॉनकेव है तो नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? डाइवर्ज। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पावर प्लस में होता तो लेंस कौन सा होता? कॉन्वेक्स। तो फिर डिफेक्ट कौन सा होता? हाइपरमेट्रोपिया, है ना? समझ में आया? तो दोनों तरीके से इसको देख लो। और फिर तब लेंस का नेचर क्या होता? कन्वर्जिंग, लेकिन यहां डाइवर्जिंग है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने बताया था कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है, जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है जो लाइट को स्कैटर करते हैं, उनका साइज क्या है ये डिसाइड करता है कि स्कैटरिंग लाइट का, स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब सिंपल है कि लाइट का पार्टिकल से, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराकर बिखर जाना, स्प्रेड हो जाना, यही स्कैटरिंग है ना? अब हवा में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? तो हवा में धुएं के पार्टिकल्स हैं, पानी की बूंदें हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी लाइट को स्प्रेड करते हैं और इसी की वजह से कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर लिखा था कि पार्टिकल्स के साइज से स्कैटर्ड लाइट का कलर क्या होता है, तो वो यहां लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया क्या कि कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। वेरी फाइन, बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं, लेकिन अगर लार्जर साइज के पार्टिकल होंगे तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे। लेकिन अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होगा तो वो लाइट को
स्कैटर जो करेंगे उसका कलर व्हाइट भी हो सकता है। यानी 3 केस है, बहुत छोटे तो ब्लू कलर, थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ की जैसे रेड को, और बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो व्हाइट कलर स्कैटर करेंगे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 38। यहां एक डायग्राम है जिसको इनकम्प्लीट दिखाया गया, बीच में रे गायब है, तो आपको क्या बोलना है, आपको रीड्रॉ करना है डायग्राम को, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन को क्या करना है, लेबल भी करना है। तो ये प्रिज्म वाला पूरा डायग्राम है। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, फिर ये जब रिफ्रैक्ट होगा तो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा, और फिर ये बाहर निकलेगा तो ये इमरजेंट रे। अब नॉर्मल बनाना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा नॉर्मल, तो ये हो गया एक नॉर्मल, और ये हो गया दूसरा नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो एंगल है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एमरजेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है। और अगर इन दोनों रे को मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये दोनों इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी कि डी। ठीक है, समझ में आ गई बात। वही यहां डायग्राम में बताया भी है, देखो यही डायग्राम मैंने बनाया ना, आई आर ई और डी। चलो, तो ये पूरा लेबलिंग करना था, और यहां प्रिज्म का भी नाम लिख दो कि प्रिज्म का ये ए है साइड, ये साइड बी है, ये सी है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। चलो, तो ये क्वेश्चन अब आप समझ में आ गया। तो ये प्रिज्म से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई, हाउएवर ही कैन easily read a newspaper by placing it at a distance of 40 cm from his eyes. Name the defect of vision in this case, list 2 causes and suggest the type of lens. यानी कि इंसान का लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब वो जो पर्सन है, जब वो अखबार को 25 सेंटीमीटर पर रख रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा अखबार, और उसी अखबार को जब आंखों से दूर 40 सेंटीमीटर दूर रख रहा है तब अखबार दिखाई दे रहा है। यानी जो नियर पॉइंट था वो 25 से दूर चला गया, 40 हो गया। तो नियर पॉइंट कब अवे चला जाता है, किस बीमारी में, किस साइड इफेक्ट में, तो नियर पॉइंट आंखों से दूर चला जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। तो नेम द डिफेक्ट, तो उसको डिफेक्ट पता चल गया। डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया होगा तो मुझे पास का नहीं दिखाई देगा, तो 40 सेंटीमीटर तक का मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 40 उसके आगे का तब दिख रहा है, यानी पास का तो एकदम दिखना बंद हो गया, है ना, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया है। तो ये डिफेक्ट पता चल गया हमको। ठीक है, इसके 2 कारण भी बताने हैं। तो 2 कारण हाइपरमेट्रोपिया होने के 2 कारण क्या है, एक है कि फोकल लेंथ बहुत बढ़ जाता है, और दूसरा कारण है कि जो हमारी आई बॉल है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। ये बी पार्ट का आंसर है। फोकल लेंथ, आई लेंस के फोकल लेंथ का बहुत ज्यादा बढ़ जाना और हमारी आई बॉल का जो बहुत छोटा हो जाना, इन 2 कारण के वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। और इसको ठीक कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करेंगे, सुटेबल पावर का। ये सी पार्ट का आंसर है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब व्हाइट लाइट डिस्पर्स होकर 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, कौन करता है स्प्लिट, प्रिज्म। तो आपको वो कलर बताना है जो सबसे ज्यादा डेविएट करते हैं या सबसे ज्यादा बेंड करते हैं। नेम द कलर विच बेंड्स मोस्ट एंड लीस्ट। तो आप ही बताइए, सबसे ज्यादा मोस्ट बेंडिंग, सबसे ज्यादा बेंड कौन करता है, जो ज्यादा मुड़ेगा वो झुक जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग आपको मिलेगी किसमें, वॉयलेट में। और सबसे कम बेंडिंग, लीस्ट बेंडिंग, सबसे कम जो झुकेगा वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेड। मैक्सिमम बेंडिंग वॉयलेट, लीस्ट बेंडिंग रेड, बस इतना लिख देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 भी कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में एक प्रिज्म है और प्रिज्म से एक्स वाई लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं प्रिज्म पे। ठीक है, लेकिन आगे का जो इसका रास्ता है वो नहीं है, उसको ट्रेस करना है। ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ एमर्जेंट बीम एज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन PQ। तो आप ही बताओ, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के एक सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो ये पहले रिफ्रैक्ट होगी और फिर जब बाहर निकलेगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। सबसे नीचे वॉयलेट कलर होगा, सबसे ऊपर रेड कलर होगा। तो स्क्रीन पर आपको 7 कलर दिखेंगे और 7 कलर का सीक्वेंस क्या होगा, सबसे ऊपर रेड, फिर नीचे आते जाओगे सबसे लास्ट में वी यानी वॉयलेट। तो वॉयलेट, उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, है ना, सीक्वेंस मिल गया। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसके कॉज क्या है, कॉज है कि सारे कलर बराबर बेंड नहीं होते, अलग अलग एंगल पे बेंड होते हैं। इसी वजह से सारे कलर जब बाहर निकलते हैं तो अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिनोमिना क्या था, तो यहां मैंने फिर से नहीं बनाया, मैंने यही बना दिया। ठीक है, शो द पाथ, तो पाथ मैंने यही बना दिया। ठीक है, तो अलग से नहीं बना रहा हूं मैं। फिर नेम द फिनोमिना, तो फिनोमिना का नाम लिख दिया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसका कारण, रीजन लिखना था, तो रीजन लिखा है ये कि सातों कलर बराबर बेंड नहीं होते, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, है ना। चलो, ये रीजन हो गया। नेक्स्ट, रे डायग्राम बनाना था हाइपरमेट्रोपिक आई का, उसका करेक्शन वाला डायग्राम बनाना था। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम बनाओगे तो उसमें इमेज कहां बनेगी, रेटिना के पीछे। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई का रे डायग्राम है। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और इसको करेक्ट कैसे करोगे, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस वाला डायग्राम ये है, ये बी पार्ट का आंसर है, ये बी पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया और ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो जो पहले केस में देखो इमेज कहां बन रही थी, रेटिना के पीछे। अब आपने आंखों पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो ये कन्वर्ज कर देगा और लाइट रे पीछे नहीं रेटिना पे मिलेंगी तो इमेज बनेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये करेक्शन वाला डायग्राम है। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फिनोमिना इन द लैब एज व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म among many other colors. He observed that position of two colors red and violet. What is the phenomena called? Phenomena क्या है, dispersion of light. What is the reason for violet light to bend more than red light? Violet light ज्यादा क्यों बेंड हो रही है, रेड कलर कम बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि बेंडिंग डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका बेंडिंग कम होगा। तो यानी यहां एक रिलेशन याद रखना कि बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए कम बेंड हो रहा है, यह इसका रीजन है कि रेड कलर बेंड क्यों कम हो रहा है, वॉयलेट क्यों ज्यादा बेंड हो रहा है। ठीक है, वेवलेंथ कारण है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, वाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जैसे जैसे वो नीचे आती है जो हवा का लेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगती है। तो जो स्टार यहां था उसकी इमेज कहीं और बनती है। तो जब हमारे आंखों में एंटर करती है ना, तो उसकी पोजीशन कहीं यहां बन रही है। तो इस सेकंड यहां, अगले सेकंड यहां,
तो स्टार हमको ट्विंकल होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन और ये स्टार की एपरेंट पोजीशन, यानी स्टार यहां है, दिखाई यहां दे रहा है इस पल, अगले सेकंड कहीं और दिखाई देगा, अगले सेकंड कहीं और। क्यों? क्योंकि ये जो बेंडिंग है वो भी बेंडिंग चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो लाइट की बेंडिंग कितनी होगी? तो लाइट कभी ज्यादा बेंड कभी कम बेंड, तो इमेज भी वो बदलेगा और इसीलिए हमको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलो फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है। अब ये हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए। अब आखिरी में केस बेस्ड क्वेश्चन, तो 2 केस बेस्ड कराऊंगा, हर केस बेस्ड में 3 सवाल, तो 2 में 6 तो हो जाएंगे आपके। क्लियर? डन। चलो, तो पहले केस बेस्ड में पैराग्राफ पढ़ लो। तो ये पैराग्राफ है, पहले से आप पढ़ लीजिए। पैराग्राफ कुल मिला के मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया यानी आई डिफेक्ट्स पे ये पैराग्राफ है। एग्जाम में जब भी केस बेस का सवाल आएगा तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेना 2-3 मिनट लेकर, है ना? पढ़ लिया आपने? वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? A student sitting on the last bench of the classroom is not able to read clearly the letters written on the blackboard, यानी दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर क्या एडवाइस देगा? डॉक्टर एडवाइस देगा कि भैया दूर का नहीं दिख रहा, तुम्हें मायोपिया है तो तुम सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस पहनो। ठीक है, ठीक है। फिर हाइपरमेट्रोपिया का आपको रे डायग्राम बनाना है, करेक्शन वाला, ये हमने बना रखा है। और फिर नीचे प्रेसबायोपिया का रीजन लिखना है और उसे कैसे करेक्ट करेंगे। तो प्रेसबायोपिया का रीजन क्या है? सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। और उसे ठीक कैसे करेंगे? बाइफोकल लेंस से ठीक करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 का आंसर है। ठीक है, तो 44 का जो आंसर है कि पर्सन को क्या है? दूर का, ब्लैक बोर्ड का नहीं दिखाई दे रहा, तो ब्लैक बोर्ड दूर है तो वो उसको मायोपिया है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर एडवाइस करेगा कि यूज कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, है ना? ये एडवाइस करेगा ना। अगर उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा, कैन नॉट एबल टू रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द बोर्ड, तो इसका दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कॉन्केव लेंस पहनिए सुटेबल पावर का। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है। ठीक है, क्लियर? और ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है। प्रेसबायोपिया arises due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens। और इसे ठीक कैसे करेंगे? बाइफोकल लेंस से ठीक करेंगे। बाइफोकल लेंस में दोनों लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है और जो अपर पोर्शन है वो कॉन्केव का बना होता है। फिर आता है सेकंड केस बेस्ड, पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, और लास्ट में एक सवाल मैं खुद अलग से दूंगा ताकि 50 क्वेश्चन हो जाए, है ना? 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। क्वेश्चन में यहां क्या बोला है? देखो डायग्राम देखो, पढ़ लिया? वीडियो को पॉज करके एक बार पैराग्राफ पढ़ लो। पढ़ लिया? अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो यहां देखो, यहां व्हाइट लाइट का सोर्स है जहां से व्हाइट लाइट आ रही है, और फिर 3 प्रिज्म है और फिर यहां स्क्रीन है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट कलर विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या कलर दिखाई देगा? व्हाइट कि 7 कलर दिखाई देंगे? तो सिंपल सी चीज है, पहला क्या करेगा? व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देगा, दूसरा प्रिज्म 7 कलर को व्हाइट लाइट में बदल देगा, और तीसरा प्रिज्म वापस से व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देगा। तो स्क्रीन पर आपको 7 कलर दिखाई देंगे, है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट कलर विल बी सीन ऑन द स्क्रीन? 7 कलर्स, जिसे हम मतलब द बैंड ऑफ 7 कलर्स विल बी सीन ऑन द स्क्रीन। और उसका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस पूछे तो लिख देना, सबसे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो आपने क्या देखा? अगर ऑड नंबर होगा तो 7 कलर बाहर निकलेंगे,
और अगर प्रिज्म का नंबर इवन है तो व्हाइट लाइट बाहर निकलेगा। अगर तीसरा प्रिज्म नहीं होता तो स्क्रीन पे क्या होता, व्हाइट कलर होता। अगर मैं यहां उल्टा एक और प्रिज्म रख दूं तो वापस से 7 कलर कंबाइन हो जाएंगे, व्हाइट लाइट मिलेगा। तो जब जब ऑड नंबर है तब तक 7 कलर्स, और जब जब इवन नंबर प्रिज्म होगा, प्रिज्म का नंबर इवन होगा, तब तक व्हाइट लाइट मिलेगी। ठीक है, तो 47 में क्या होगा, 7 कलर्स विल बी सीन ऑन स्क्रीन। ठीक है, चलो 48, कॉपी द डायग्राम अबव एंड ड्रॉ द बीम एंटरिंग प्रिज्म 1 एंड एमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म 3 एंड फॉलिंग ऑन द स्क्रीन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करना है, लाइट का जो रास्ता है वो ड्रॉ करना है। तो वो आपका डायग्राम ये है, व्हाइट लाइट, 7 कलर्स, वापस से व्हाइट, फिर 7 कलर, और स्क्रीन पर आपको 7 कलर दिख गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है। फिर 49 में क्या पूछा है, नेम ऑल द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन द बीम ऑफ लाइट एंटर्स द प्रिज्म 1 एंड एमर्जेस प्रिज्म 3। यानी प्रिज्म 1 में जब लाइट एंटर करती है और प्रिज्म 3 से बाहर निकलती है तो क्या क्या आपको लाइट का कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, यानी कौन कौन सा प्रोसेस अकर हो रहा है। तो देखो, एक तो डिस्पर्सन है, हाँ सर डिस्पर्सन है, और डिस्पर्सन के साथ साथ क्या भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो यहां आपका 2 प्रोसेस क्या हो रहे हैं लाइट के साथ, एक डिस्पर्सन हो रहा है एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब क्वेश्चन नंबर 50 मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। ये है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, होमवर्क ये है कि आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं। एकोमोडेशन, ये आपका होमवर्क है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। एक्सप्लेन मतलब डिफाइन करो। तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको पढ़ लेना और इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। तो यहां पर हमारा ये सेशन जो होता है वो एंड होता है, क्योंकि हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रैक्टिस कर लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।